सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और सर क्या लाए हैं, सिद्धांत 2.0 बैच का जो हमारा लेक्चर चल रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अब सर बिना किसी वक्त को जाया किए मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा पहला कि बेटा आपको जो शेयर्स वाली वीडियो मैंने दी थी, जो अपलोड किया था लेक्चर, अच्छे से क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर दिक्कत वाली बात है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे आपकी दिक्कत सॉल्व करी जाएगी। और अगर आप गब्बर आर्मी के पार्ट हो तो आपकी दिक्कत ऑलरेडी सॉल्व हो ही रही होगी। तो चलिए सर, क्या होते हैं डिबेंचर्स? हमने शेयर्स पढ़ा था। देखो आज के इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली पहले तो हम जानेंगे कि डिबेंचर्स होता क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको शेयर अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से अगर आपने शेयर कर लिया, तो डिबेंचर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस नाम का फर्क है, काम का फर्क है, बाकी कुछ ना कुछ सेम ही है। उसके बाद डिबेंचर्स के साथ साथ आप इसमें बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट वाला फंडा देखोगे, सस्पेंस अकाउंट का फंडा देखोगे, डीआरआर का फंडा देखोगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का फंडा देखोगे। उसके बाद परचेज ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट और ओन डिबेंचर्स वाला फंडा देखोगे, है ना। और सिंकिंग फंड जो आपको परेशान करता है उसको देखोगे। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। और शुरू करते हैं। जैसा मैंने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में अपने नोट्स प्रोवाइड किए थे, वैसे ही लेके आया हूं डिबेंचर वाले चैप्टर। बच्चा लोग टेंशन नको। तो देखो बेटा, सर क्या होते हैं डिबेंचर्स? देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर एक पब्लिक कंपनी कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो उसके पास एक ऑप्शन था शेयर्स का, जहां पे वो मार्केट में अपने शेयर्स को निकाल रही थी, पब्लिक उन शेयर्स को ले रही थी, और उसके बदले में कंपनी उन्हें क्या दे रही थी, ओनरशिप भी दे रही थी, यानी मालिक बना रही थी, मालिकाना हक था। जी सर। बट सर ये एक और तरीका है डिबेंचर्स। जैसे हम शेयर्स निकालते हैं मार्केट में, वैसे ही कंपनीज डिबेंचर्स निकालती है मार्केट में और कहती है डिबेंचर्स ले लो। क्या? डिबेंचर्स ले लो। अब सर डिबेंचर ले लो का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर्स का मतलब है कि मैं, यानी कि अगर मेरी कंपनी ने डिबेंचर्स निकाले हैं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरी कंपनी आपको एक बॉन्ड दे रही है, एक इंस्ट्रूमेंट दे रही है, जो ये साबित कर रही है कि आपने मुझे इतना पैसा दिया और मैं आपको ये पैसा और इंटरेस्ट भी दूंगा। मतलब सर एक तरीके से देखा जाए कि अगर आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, बदले में डिबेंचर्स ले रहे हो, तो क्या मेरे ऊपर ये एक लायबिलिटी नहीं है? यस सर, लायबिलिटी है। तो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है, और वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सर हम क्यों लें डिबेंचर्स, पब्लिक क्यों लेगी डिबेंचर्स? क्योंकि डिबेंचर्स पर जो भी आपने पैसा दिया है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी पहले से डिसाइड हो जाता है, जो मोस्टली केसेस में हाफ ईयरली पे किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप डिबेंचर्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तब आपने देखा होगा कि डिबेंचर्स के साथ साथ 6%, 8%, 10% ये इंटरेस्ट लगा होता है। इसका मतलब क्या है सर कि जितने आपके डिबेंचर्स हैं उस पर 6% की ब्याज आपको देनी है सालाना। बेसिकली बहुत सारे केसेस में इसको हाफ ईयरली, यानी कि 6-6 महीने के हिसाब से ही पेड करे जाते हैं। तो दोबारा से समझते हैं क्या होते हैं डिबेंचर्स। सर डिबेंचर्स एक तरीके से बॉन्ड कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, जो साबित कर दे कि इस पर्सन से आपने पैसा लिया था, उसको बदले में डिबेंचर्स दिया था, और अब उस पैसे के साथ साथ आपको क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। क्लियर? यस सर।
जिस तरीके से शेयर्स का फंडा था सेम उसी तरीके से डिबेंचर्स का भी फंडा है। मतलब सर, कंपनी जब डिबेंचर्स को निकालती है तो उसके पास भी ऑप्शन होता है, या तो वो सारे के सारे डिबेंचर्स एक साथ ले ले और पैसा एक साथ ले ले, या वो इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स दे और इंस्टॉलमेंट में ही पैसा ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शेयर वाली बात करूं, शेयर वाले चैप्टर की, तो वहां पर आपने एप्लीकेशन देखा था, आपने अलॉटमेंट देखा था, आपने फर्स्ट कॉल देखा था, और आपने फाइनल कॉल या सेकंड कॉल भी देखा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं डिबेंचर्स की। हाँ जी, शेयर्स की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स में भी शेयर्स वाला फंडा साथ साथ चलेगा। मतलब सर, पहले पैसा आएगा, बाद में डिबेंचर्स जाएगा, लेकिन सिर्फ किस पर? एप्लीकेशन पर। ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, अगर आपको कोई पैसे देगा एप्लीकेशन पर, तो आपके पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, और ये पैसा किस चीज के लिए आया है? डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है ये। क्या है ये? डिबेंचर्स की एप्लीकेशन। यानी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद जब हम डिबेंचर्स देंगे, जब हमारे पास से शेयर्स जा रहा था, तो हम शेयर कैपिटल को सीआर कर रहे थे, बराबर है? यस सर। अब जब डिबेंचर्स जाएगा तो डिबेंचर्स को सीआर करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स। और जहां जहां डिबेंचर्स आपको दिखेगा, वहां उसके आगे आपको परसेंट भी मेंशन करना है कि इन डिबेंचर्स पर कितनी इंटरेस्ट आपको दी जाएगी। बाकी सारे केस में बात करी जाए अलॉटमेंट की, बात करी जाए फर्स्ट कॉल की, बात करी जाए फाइनल कॉल की, पहले डिबेंचर्स जाने की एंट्री होगी, उसके बाद पैसे आने की एंट्री होगी। डिबेंचर जाने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन। तो ये तो बेसिक वाली बात थी। बेसिक का मतलब बेसिक जनरल एंट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार यहां पर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। पार्ट ऑफ लोन। डिबेंचर्स क्या है सर? डिबेंचर हमारे एक लोन का पार्ट है और इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये कुछ टाइप्स के डिबेंचर्स यहां मेंशंस हैं, जैसे कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। इनको हम नेक्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं, है ना। नेक्ड डिबेंचर क्या नाम है। तो सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब है कि जहां पर आपने कुछ गिरवी रखा हुआ है, डिबेंचर जिन्होंने लिया है, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, उन्होंने आपका कुछ चीज गिरवी रखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ऐसे डिबेंचर्स को हम सिक्योर डिबेंचर्स कहते हैं। और कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर डिबेंचर्स। फिर होता है बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स का मतलब है कि जिसके पास वो डिबेंचर है उस समय, वही डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डिबेंचर्स है किसी कंपनी का, और मैंने वो डिबेंचर जो है वो आपको दे दिया। अब आप डिबेंचर होल्डर बन गए, फिर आपने किसी और को दे दिया, फिर किसी और को दे दिया। आपने वो मूवी देखी थी ना, वो कौन सी मूवी थी जिसमें लास्ट में लोग चिपक जाते हैं करके,
है ना। तो एक दूसरे से पास हो रहा था ना, वैसे ही है। पेमेंट का टाइम जब आएगा, जिस समय जो डिबेंचर होल्डर होगा वही पेमेंट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं बियरर डिबेंचर। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन होता है? कंपनी में जिस पर्सन का नाम रजिस्टर्ड है, आप भले ही डिबेंचर होल्डर किसी और को देते रहो, जिसका नाम रजिस्टर्ड है उसी को पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर यहां भी आपको चेंज करवाना है तो आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। देन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि जो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए वो कन्वर्टेबल, और जो नहीं चेंज हो पाए वो नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। उसमें आपका रिडीमेबल रिडीमेबल भी आता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो आप कैश में भी इशू कर सकते हो। अभी आपने जितनी भी बेसिक एंट्री देखी थी वो कैश वाली देखी थी। आप प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हो। याद होगा आपको, प्रीमियम बताया था मैंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो डिबेंचर्स पर भी चलता है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रीमियम कहां लगेगा? जिस एंट्री में शेयर जा रहा था उसी में प्रीमियम लग रहा था। तो डिबेंचर्स में भी जिस एंट्री में डिबेंचर जा रहा होगा उसी एंट्री में प्रीमियम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट पर प्रीमियम की, तो अलॉटमेंट पर पहली एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट पर पहली एंट्री हो जाएगी, हाँ जी, अलॉटमेंट पर पहली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री क्या हो जाएगी? डिस्काउंट भी इसी एंट्री में आएगा, लेकिन डेबिट साइड में आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो डिबेंचर्स आपने दिए हैं इनका पेमेंट भी करा जाएगा। उस पेमेंट करने को हम कहते हैं रिडेम्पशन। जब कभी भी हम रिडेम्पशन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होगा, पार पर हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है, जिसके 6 स्पेशल केस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हें आगे चल के देखेंगे। फिर बारी आती है कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये तो आपने डिबेंचर्स लिया पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। अगर आपने कंसीडरेशन अदर देन कैश, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने जब डिबेंचर्स दिए उसके बदले में आपने पैसा, नको पैसा नहीं लिया बबुआ, आपने या तो किसी का एसेट्स परचेज कर लिया है या किसी का बिजनेस परचेज कर लिया है। याद करो क्या एंट्री बताई थी? अगर आपने किसी का एसेट्स परचेज किया है तो आपके पास क्या आ रहा है? सर हमारे पास आ रहा है सेंड्री एसेट्स, सेंड्री एसेट्स अकाउंट DR। और किससे आ रहा है? उसको हम क्या कहते थे? वेंडर कहते थे। क्या कहते थे? वेंडर कहते थे। अब इनको हम डिबेंचर्स देंगे तो वेंडर DR टू डिबेंचर्स। लेकिन बच्चों को दिक्कत आती है जब इनको प्रीमियम पर पेड किया जाता है। तो मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ले चलता हूं उन क्वेश्चंस पे, आपको वहां प्रैक्टिस करवाता हूं एक बार, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ला 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 ला। बहुत भयंकर गाता हूं कभी कभी तो मैं। चलो जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है ABC लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹25 lakh पेबल एज 20% एज कैश एंड बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ 10% डिबेंचर और ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने डिबेंचर इशू हुए। देखो वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एंट्री बाय एंट्री बताऊंगा क्या करें। वो सबसे पहले हमने उसकी बिल्डिंग परचेज करी, तो हमारे पास क्या आ रहा है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है? ABC लिमिटेड परचेज बिल्डिंग पेबल एंड बैलेंस। अब यहां पर मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है किससे परचेज करी, तो टू वेंडर, वेंडर आ गया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 वेंडर, कितने की परचेस करी है? 25 लाख की।
25 लाख की। अब आपने कैश दे दिया उसे 20%, यहां पे नरेशन आ जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज या बिल्डिंग परचेज। अब आपने 20% पेमेंट कर दिया, 25 लाख का 20% 5 लाख, तो 5 लाख रुपए आपने दे दिए, तो वेंडर DR टू बैंक, वेंडर DR टू बैंक हो जाएगा बराबर। वेंडर DR टू बैंक कितना पैसा दे दिया आपने, 5 लाख रुपए। कितना पैसा दे दिया बेटा, 5 लाख रुपए दे दिया। बचा कितना पेड करने के लिए, अब 20 लाख रुपए बचा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, वेंडर को हमने क्या दिए, वेंडर DR टू डिबेंचर्स, कितने परसेंट है डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स, तो टू 10% डिबेंचर्स और टू प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपसे पूछा है कितने डिबेंचर्स दिए, देखो यहां पर कैलकुलेशन देखेंगे जरा, 20 लाख रुपए आपको पेड करने थे। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, लेकिन आपने विद प्रीमियम दिया तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो 100 प्लस 25 यानी कि 125, तो 20 लाख को अगर आप 125 से डिवाइड करोगे तो आएगा 16,000, यानी कि हमने उसे कितने डिबेंचर्स दिए, 16,000, तो इसका आंसर यहां पर तो 16,000 आ जाएगा। लेकिन यहां आप कैसे शो करोगे, 16,000 इंटू 100, यानी कि 16 लाख के हमने क्या दे दिए, डिबेंचर दे दिए। 20 लाख का क्या है, सेटलमेंट हो रहा है। 4 लाख का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। 4 लाख का क्या हो गया बेटू, प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था आपका। शायद एक और क्वेश्चन था इसी जैसा, जिसमें कुछ कैपिटल रिजर्व वाली बात थी। हाँ, ये देखिए, ये वाला अमाउंट, ये भी आपका उसी वाला है, एसेट्स परचेज वाला है। वहां पे आपने एसेट्स परचेज करी थी, यहां पर आपने बिजनेस परचेज किया है। बिजनेस परचेज मैंने क्या बताया था, हम सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं बराबर। अगर एसेट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व नाम से बैलेंस कर देते हैं, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो डेबिट साइड यानी एसेट साइड में क्या डाल देते हैं, गुडविल डाल देते हैं बराबर है। यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग 4.5 लाख एंड फर्नीचर 2.5 लाख फ्रॉम जेड लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसीडर 6,60,000। ठीक है, क्या परचेज करा है, बिल्डिंग परचेज करी है, बिल्डिंग अकाउंट DR, और क्या परचेज करा है बेटू, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट DR। और मैंने आपको बताया था कि हमें किसी को पेमेंट करना है तो वो लायबिलिटी है ना, बताया था आपको, याद है ना, देखा, स्मार्ट बचपन से हूं लेकिन घमंड नहीं करा, वो अलग बात है। तो यहां पर किससे हमने परचेस किया है, यहां पर हमने परचेस किया है जेड लिमिटेड से। तो आपने बेटा बिल्डिंग ली है 4.5 लाख की और आपने फर्नीचर लिया है 2.5 लाख का, तो अगर आप डेबिट साइड यानी बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों का अमाउंट जोड़ोगे तो 7 लाख हो जाएगा, लेकिन पेमेंट कितना किया, 6,60,000, यानी कि आपको फायदा हो गया कितने का, 40,000 का। तो ये बैलेंस हो जाएगा यहां पर टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 40,000 का। कितने का हो जाएगा, 40,000 का, यानी कि ये इसका आंसर 40,000। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये आपके 2 क्वेश्चन थे, समझाने के लिए आपको लिए थे। चलिए, तो ये हमारा हुआ कि आप डिवेंचर्स कैश की फॉर्म में ले सकते हो,
कंसीडरेशन यानी कि एसेट्स को परचेस करने की फॉर्म में ले सकते हो या बिजनेस को परचेस करने की फॉर्म में ले सकते हो, बराबर है। उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब सर ये कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब है कि कभी कभी आपने कुछ गिरवी रखकर पैसा लिया है किसी से भी, मान लो बैंक से लिया है आपने। अब वो लोग जिनसे आपने पैसा लिया है वो ये सोच रहे हैं कि आपने जिस एसेट्स को दिया है उसको बेचने के बाद भी उतना पैसा रिलायंस शायद नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस सिक्योरिटी से काम नहीं चल रहा, हमें कुछ और भी दीजिए। तो आपने उन्हें उस सिक्योरिटी के साथ साथ डिबेंचर्स भी दे दिए, आपने उस सिक्योरिटी के साथ साथ डिबेंचर्स भी दे दिए। बट डिबेंचर्स देने से एट अ टाइम कोई लायबिलिटी आपके ऊपर आई नहीं आई सर, वो तो जब हम पैसा नहीं देंगे तब वो उसको रिलाइज करेगा और डिबेंचर्स का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी वफादार है तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट दे देगी, तो ये डिबेंचर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास वापस से हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड हमारे पास है कि आप चाहो तो उसे शो ही मत करो, और सेकंड मेथड जहां पर आप उसे शो करोगे। यानी पहला मेथड ये कहता है अगर आपने डिबेंचर्स को दिया है तो आप सिर्फ क्या करो, बैलेंस शीट में वर्किंग नोट में उसको शो कर दो। और दूसरा मेथड कहता है कि आप उसकी एंट्री पास करो, एक डालो डिबेंचर सस्पेंस जो कि एसेट साइड में, और एक आपका डिबेंचर। जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर देखो, डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल एसेट्स प्लस डिबेंचर। मैंने बताया था कि मेन एसेट्स को बेचकर हो सकता है उतना पैसा नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब इसमें तो काम चलेगा नहीं, कुछ और भी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ और भी चाहिए, चलो ये ले लो, जाओ ऐश करो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो तो ठीक है। तो इसमें पहला मेथड है जहां पर हम कोई एंट्री पास नहीं करते, दूसरा मेथड है जहां पर हम एंट्री पास करते हैं। पहला मेथड जहां पर हम कोई एंट्री पास नहीं करते डिबेंचर्स को जो हमने कोलेटरल दिया है, और दूसरे मेथड में आप डिबेंचर की एंट्री पास करते हो, बराबर है, यस सर। अब दूसरे मेथड में जब आप डिबेंचर को शो कर रहे हो कि भाई साहब फलाने बैंक को हमने डिबेंचर दिया है, तो क्या करेंगे, आपके पास से क्या जा रहा है, डिबेंचर जा रहे हैं। और जब डिबेंचर जाते हैं तो कहां पे आते हैं सर, वो आते हैं सीआर में, और कंपनी उसको डिबेंचर सस्पेंस के नाम से मान रही है कि भाई इसको हम एसेट्स की तरह भी ले रहे हैं। तो एंट्री पास करी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब ये जो डिबेंचर सस्पेंस है ये जाएगा आपका एसेट साइड, और ये जो डिबेंचर्स है वो जाएगा आपका लायबिलिटी साइड। और जब इसका पेमेंट हो जाएगा तो इस एंट्री को जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा जब आपका शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आ रहा था, तो वो बेटू आपके डिबेंचर्स में भी आता है कभी कभी, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, डिबेंचर ज्यादा मांग ले। तो सेम वही फंडा है, रिटर्न वाला है जो आपका प्रोराटा वाला, लेकिन इसमें आपको कोई वो फॉरफिटेड वाला फंडे को नहीं देखना है। इसमें आपको 6 केस जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मेन, तो पहले मैं आपको उन 6 केस के बारे में बताना चाहता हूं। 6 केस का मतलब, केस फर्स्ट का मतलब डिबेंचर्स issued at par, redeem at par। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिबेंचर जो इशूड करे थे वो करे थे 100 रुपए के,
और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कितना कर रहे हो, 100। कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, ठीक है। आप पहली एंट्री क्या पास करोगे, पहली एंट्री में आपके पास बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री ये हो जाएगी। यहां भी 100 और यहां भी 100, ठीक है। और उसके बाद आप एंट्री पास करते हो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू, क्या गया आपके पास से, डिबेंचर्स करते हो, बोलो हाँ या ना, यही करते हो, यस सर। बट आपको ध्यान देना है, इस बार आपको ये एंट्री करनी है, यानी कि बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स, ठीक है। यहां पर आपके पास ये बैंक वाले के हिसाब से आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑल ओवर। चाहो तो दोनों एंट्री अलग अलग कर दो, चाहो तो सिंगल एंट्री अलग अलग कर दो। अब आपको यहां दिख रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर आपने डिबेंचर्स को इशू करा, पेड करा। अब रेडीमेड पार केस 1 होगा, केस सेकंड की मैं बात करूं, केस सेकंड की बात करूं, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम एट पार। अब यहां क्या कह रहा है सर, यहां पर आपने जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू करा और पेमेंट पार पर हो रहा है, ठीक है। आपके पास कहने का मतलब ये है कि आपने पैसे 95 लिए हैं, 5 का डिस्काउंट है और रिडीम 100 का कर रहे हो। तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री हो जाएगी, कितना पैसा आया, 95। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। सर एक बात बताइए, हमने तो दिए थे वो डिबेंचर्स जिस पे कागज पे क्या लिखा हुआ है, 100। हमने पैसा कितना लिया है, 95। ये 5 कहाँ गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR, कितना, 5। इस एंट्री को भी आप कैसे कर सकते हो, देखो यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है और यहां पर भी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, दोनों को हटा के बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये केस सेकंड है। 3 केस तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छे से क्लियर होता है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कह रहा है डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार। अब आपने डिबेंचर जो इशू करे हैं वो प्रीमियम पर करे हैं। कहने का मतलब ये है सर कि आपने 100 रुपए का डिबेंचर 105 में दिया है और जब पेमेंट करोगे तो कितना करोगे, 100 ही करोगे। बहुत गर्मी है भाई, हाई गर्मी, हाई गर्मी, हाँ जी। तो अब डिबेंचर इशू करा, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा लिया है सर? 105। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर। नरेशन तो मालूम है ना, बैंक वाले में अमाउंट रिसीव्ड और दूसरे वाले में एडजस्टेड, रिसीव एडजस्टेड, रिसीव एडजस्टेड। ठीक है, तो दूसरी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। अब सर एप्लीकेशन तो 105 की आई थी, यहां पर क्या आ गया? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 100 के डिबेंचर्स हैं, 5 का हमने क्या लिया है? प्रीमियम लिया है। तो इसको भी आप कंबाइन कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये जो केस आएंगे आगे, इनको थोड़ा अच्छे से और बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा। केस 4, केस 4 कह रहा है डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। मतलब सर, मतलब ये बेटू कि जब डिवेंचर इशू करा तो 100 का था, लेकिन रिडीम करोगे 105 पर, तो ये 5 का क्या हो गया? लॉस हो गया। किसकी वजह से? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से। तो एंट्री क्या पास करोगे? पहली एंट्री क्या होगी? कलर चेंज कर दूं जैसे उसने किया तुम्हारे साथ। हाँ जी, चलो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 100 का 100, 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी एंट्री हम क्या करते थे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। हमारे पास से क्या हुआ? डिबेंचर्स गए, टा टा डिबेंचर, टा टा डिबेंचर गए। अब आपके पास से डिबेंचर 100 के गए, लेकिन गुरु यहां पर आपका क्या है? प्रीमियम भी है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने का है बेटा? 5 का है। तो अब यहां तो 105 हो गया और यहां 100 है, तो 5 का क्या हो गया? लॉस हो गया सर। अरे सर क्या बात कर दी, मौज कर दी सर, मोई मोई हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। भैया भैया लॉस कैसे है भैया? होगी तो मेरा भाई है, होगी। यहाँ देख 5 का प्रीमियम था रिडेम्पशन पर, और यहाँ देख मेरी जान, यहाँ भी 5 का लॉस हो गया, दोनों बराबर हो गया। 105 डेबिट में और 105 क्रेडिट में हो गया, है ना? ओके, ये 4th केस है। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में हम डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि डिबेंचर आपने 100 का जो था वो दिया 95 में, और अब पेमेंट कर रहे हो 105। किया क्या किया रे सनम, लॉस किया, ये लॉस हो गया। यहां 100 में से 95 यानी 5 का लॉस यहां, और 5 का लॉस यहां, यानी टोटल लॉस 10 हो गया। चाहो तो इस पूरे 10 को लॉस में दिखा दो, या चाहो तो डिस्काउंट और लॉस में दिखा दो, लेकिन आपको पूरे को लॉस को दिखाना है। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बैंक
अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट आया 95। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या हुआ, यहां पर चाहो तो आप डिस्काउंट शो कर सकते हो, यहां तो 100 था। ठीक है, यहां पर तो 100 था, यहां पर आपका 95 आया। चाहो तो या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर दो, लेकिन हम क्या करेंगे, टोटल लॉस में ही डालेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR, कितने का प्रीमियम 5 का, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, ये है केस नंबर 5। केस नंबर 6 देखते हैं। चलिए, ये केस बड़ा ही अच्छा केस है भाई, मजा आ जाता है इस केस में, ऐसी क्या बात है। देखो जरा, डिबेंचर्स issued at premium and redeem at premium। शुरुआत में भी प्रीमियम है, रिडेम्पशन में भी प्रीमियम है। ये कैसा क्वेश्चन है, देखो स्मार्ट लग रहा हूं मैं, क्या बात सर। देखो सर, स्मार्ट तो आप बचपन से हो, घमंड नहीं करा आपने, वो अलग बात है। थैंक यू सो मच, ये तारीफ ही सुनने के लिए आया हूं बस। रिडीम एट प्रीमियम मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जब आपने डिबेंचर को इशू करा तो करा 100 का 105 में, और जब रिडीम कर रहे हो तो करा 110 में। यानी कि ऐसे केस में जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है वो ज्यादा आएगा। क्या बोला मैंने, ऐसे केस में जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है बेटू वो ज्यादा आएगा एज कंपैरिजन टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब पहली एंट्री क्या करेंगे इससे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा लिया आपने, 105 का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स, कितना यहां 105, यहां 100, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 5 का था, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने का था, 10 का था। तो अभी 105 और 10 115, और यहां 105 है, यानी 10 का यहां क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना, 10 का। तो ये 6 केस है बेटा, चाहे आपका ओल्ड सिलेबस हो आपका न्यू सिलेबस हो, दोनों ही सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोनों ही केस, क्योंकि सॉरी 6 केस, क्योंकि आपके ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये 6 केस अच्छे से देखिएगा। अब बारी आती है सर डिबेंचर के इंटरेस्ट की। मैंने आपको बताया कि डिबेंचर पर हमें इंटरेस्ट देनी पड़ती है, और ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ
कि प्रॉफिट अगर आपको नहीं हुआ तब भी देना पड़ेगा, समझे। आपको प्रॉफिट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, डिबेंचर्स की इंटरेस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डिबेंचर की इंटरेस्ट दे रहे होते हैं और वो एक लिमिट से पार हो जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप उस इंटरेस्ट में से टीडीएस को काट कर दो, यानी कि जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसी में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपकी इंटरेस्ट ड्यू होती है, ड्यू का मतलब कंपनी के पास एक खर्चा आ रहा है, किस रूप में, डिबेंचर की इंटरेस्ट के रूप में। किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। तो पहली एंट्री ड्यू वाली, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर, और अगर आपको उसमें से टीडीएस भी काटना है तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस और टू डिबेंचर होल्डर, या इनकम टैक्स पेबल भी कह सकते हो। अब आप दोनों को अलग अलग पे करोगे, डिबेंचर होल्डर्स को अलग पे करोगे और इनकम टैक्स पेबल अलग करोगे। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक दूसरी एंट्री, डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स पेबल जो आपका आता है इस वाले में, अब इसमें भी आप इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, ये एंट्री। लास्ट में क्या करोगे, जो भी आपने इंटरेस्ट दी है उसको आप ट्रांसफर करोगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हुई, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद आपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, यहां वाला। उसके बाद आपने इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, और फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। ये 6 केस है बेटा, मैंने आपको समझाया था, एट पार, डिस्काउंट एट पार, प्रीमियम एट पार, पार प्रीमियम, प्रीमियम हाई हाई प्रीमियम, होए होए प्रीमियम, होए होए प्रीमियम, है ना। चलिए, तो इससे पहले मैं ले चलता हूं जरा आपको, ये क्वेश्चन लिया था मैंने एक बढ़िया सा, ये देखो एक क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। इसमें आपसे कह रहा है एम लिमिटेड हैड इशूड ₹5 lakh 10% डिबेंचर्स on which interest was payable half yearly on 30 सितंबर और 31 मार्च। मतलब कि इस डिबेंचर्स पर जो पेमेंट करा जा रहा है वो साल में 2 बार किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट 10% हमने निकाली तो पूरी साल की आएगी, और उसका आधा आधा, बचपन में करते थे ना आधा किसने, हाँ जी। तो यहां पर अब क्या करना है, सबसे पहले हमें शो द नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटेड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड 31 एज्यूम्ड दैट ऑल मनी वर ड्यूली पेड बाय द कंपनी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10%। देखो 30 सितंबर और 31 मार्च, तो पहले जब साल शुरू होगा तो ब्याज हम कब देंगे, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर पहली एंट्री क्या होगी बेटू, ड्यू वाली होगी पहली एंट्री। तो क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, और टू टीडीएस, टीडीएस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स या इनकम टैक्स पेबल। अब देखो हमें क्या करना है, 5 लाख का 10% कितना हो गया बेटा, 50,000 हो गया। लेकिन सर ये तो पूरे साल का है, 6 महीने का क्या करो, आधा आधा कर दूं या 6/12 कर दूं, एक ही बात है। यानी कितना आ गया, 25,000। कितना आ गया, 25,000। तो 25,000 रुपए की ब्याज देनी है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आ गया, 25,000। लेकिन सर रुको जरा, सब्र करो, इस 25,000 का 10% कहां जाएगा, टीडीएस में।
इस 25,000 का 10% कहां जाएगा, टीडीएस में जाएगा। तो 25,000 का 10% यानी कि 2500 जाएगा यहां पर। और कितना बचा, 22,500 ये मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को। यहां पर नरेशन आ जाएगा, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। फिर आप सेकंड एंट्री करोगे। सेकंड एंट्री किसकी होगी, पेमेंट करने की। तो पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे, तो डिबेंचर होल्डर डीआर, डिबेंचर होल्डर डीआर टू बैंक। कितना पैसा दिया बेटा, 22,500, 22,500। अब तीसरी एंट्री वही सेम डेट 30 सितंबर, सेम डेट 30 सितंबर। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डीआर टू, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक। कितना था, 2,500 था। तो ये यहां पर 2,500 यहां और 2,500 आपका यहां। ये 3 एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। एक ये हो गई जो हमने बिल्कुल शुरुआत में करी थी, दूसरी हमने करी डिबेंचर होल्डर्स को पेड करने की, तीसरी हमने यहां पर करी इनकम टैक्स पेबल वाली। बराबर बेटू। अब यहां पर देखिए अगला, यानी कि अगली ब्याज कब देनी है, मार्च में, 31 मार्च। तो वही सेम पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, पहली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस या इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, 50,000 था पूरे साल में, 25,000 वहां चले गए, तो 25,000 यहां आ जाएगा। 10% टीडीएस था, 22,500 यहां था। उसके बाद सेम डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। चलिए 31 मार्च। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स होल्डर डीआर, डीएस हो गया, डीआर टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, कितना पेमेंट, 22,500 का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च, 31 मार्च इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटू, ओके। कितना पेड करा हमने यहाँ पर कितना पेड करा है, नहीं 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 2500। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी डिबेंचर की इंटरेस्ट है उसे आपको साल के लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। जो भी हमें नुकसान होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, और जो भी फायदा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में जाता है। अब डिबेंचर इंटरेस्ट एक तरीके से एक्सपेंस देखा जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना टोटल पेड किया इंटरेस्ट? 50,000। ठीक है, तो ये एक पूरा कंसेप्ट मैंने लिया था समझाने के लिए, जहां पर आपको मैं ये अच्छे से बता पाऊं कि डिबेंचर इंटरेस्ट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए वापस से चलते हैं अपना। यहां पर चलिए, ये आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब समय हो चुका है, जो भी आपने डिबेंचर्स लिए थे उनके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। यस सर। अब मान लो आप पेमेंट कर रहे हो 10 साल बाद या पेमेंट कर रहे हो 20 साल बाद, तो आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा भाई साहब, बंदूक के साथ। जैसे कि आरसीबी हर साल तैयार रहती है, वो अलग बात है, तैयारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। भाई साहब गुस्सा मत हो, आप लोगों की तरह मैं भी आरसीबी का बहुत भयंकर वाला फैन हूँ, हर साल बेइज्जती करवाता हूँ, इस साल भी करवाऊंगा, लेकिन लॉयल्टी ऑन पीक। हाँ जी, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, यानी कि वो पैसा जो बचा हुआ है, उस पर हमें DRR बनाना पड़ता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10% का। ये फिलहाल में कुछ चेंजेस आए हैं, मैं आपको बता दूं आप लोगों को। जब आप ICSI की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको सप्लीमेंट मिलते हैं। वहां पर जून 2024 का अगर देखोगे तो डिबेंचर्स वाले चैप्टर में यहीं पर आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड आपको दे रखा होगा, जहां पर आपको दे रखा है कि DRR 10% है और इन्वेस्टमेंट 15% है, और वो 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। उसके बाद आपको दे रखा है किन किन को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कितना बनाना है। फिर आपको जो एक चेंज दे रखा है वो ये दे रखा है कि अब तक जो भी हमारे जो सिंकिंग फंड टाइप होते थे, सिंकिंग फंड का मतलब वही हमारे जो फंड बनाया है डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए, उस तरीके का एक फंड होता है इन्वेस्टमेंट के रूप में, वहां जो हमें ब्याज मिलती थी, इंटरेस्ट मिलती थी, हम उसको सिंकिंग फंड में ही जोड़ देते थे। हर साल जो ब्याज आ रही है उसको हम वहीं पर लगा देते थे, लेकिन अब से ऐसा आपको नहीं करना है। उस ब्याज को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालना है। तो वही आपसे कह रहा है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सबसे पहले आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। सर ये कहां से बनेगा? ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से कहां डालना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। यानी कि कहा जाए, अगर एंट्री अगर देखी जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि साल की शुरुआत में ही आप देख लेते हैं कि कितना पेमेंट है आउटस्टैंडिंग, उसका 10% हमने कहाँ डाल दिया? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। और जब ये एंड हो जाएगा तो इसको हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे। उसके बाद सर रिजर्व बनाने का कोई फायदा तो दिख नहीं रहा, हम क्या करें? हम इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आपने उस पैसे को कहीं पर लगा दिया, उस पैसे को कहीं पर लगा दिया। कितना पैसा सर? जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 15%। अब उस पर आपको ब्याज भी मिलेगी। जब आपको पेमेंट करने का टाइम आएगा तब आपको उसका पैसा निकाल लेना, बराबर है? यस सर। अब मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपने इन्वेस्टमेंट करा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट या DRI में बोल सकता हूं। तो जब आपने DRI करी तो आपके पास DRI आई और आपके पास से पैसा गया। पहली एंट्री आप क्या बोलोगे? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट।
और जब आपने इस पैसे को निकाल लिया तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। वो देखते हैं कि इस पर ब्याज भी मिली या नहीं मिली। किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये बैलेंस भी दे रखा होगा कि इस साल इतना बैलेंस था, आगे बढ़ रहा है, हमने उसे बेच दिया, फलाना ढिंकाना धूम तलाना धूम तलाना। तो ये आपको याद रखना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और आपका DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल से पहले आपको करना पड़ेगा, वो मैच्योर होती रहेगी। अब यहाँ आपके पास पूरा फॉर्मेट है कि किस किस तरीके से आप एंट्री करते हो जब आप DRR और DRI में ट्रीट करते हो। मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 10% आपने अलग करके रख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। देन अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट किया है, तो DRRI या DRI अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, पैसा गया हमारे पास से, इसलिए हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है और हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके बाद अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट से ब्याज मिल रही है तो ब्याज आई आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। और इसी इंटरेस्ट को आपको कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक चेंज है, थोड़ा सा याद रखिएगा। जो भी इंटरेस्ट मिल रही है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। टाइम ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब जब आपके पास समय आ चुका है पेमेंट करने का, तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू और एनकैश इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको मालूम पड़ा कि भाई साहब अब डिबेंचर्स का पेमेंट करना है, भागो पेमेंट करना है, भागो पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, सेल कर दिया, सेल करा तो आपके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब जब आप डिबेंचर्स का पेमेंट करोगे रिडेम्पशन के लिए, तो पहले आपके पास डिबेंचर्स आएंगे, और किससे, डिबेंचर होल्डर से, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर आप डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन बेटा हमारे पास इसमें कुछ तरीके होते हैं, मतलब यहाँ पे पहले एंट्री देख लेते दोबारा से। पहले हमने डिबेंचर्स लिए, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा, पैसा गया हमारे पास से, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर हमने जो DRR बनाया हुआ था उसको कहाँ डाल दिया, जनरल रिजर्व में। अब जब हम पेमेंट करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं डिबेंचर्स का, तब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है पेमेंट इन लमसम, यानी कि सारा का सारा जो पेमेंट था वो आपने एक बार में ही दे दिया, या फिर किस्तों में दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया, ईयर बाय ईयर, या फिर परचेज इन ओपन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम देखेंगे बेटू। या फिर उसे कन्वर्ट कर दिया डिबेंचर्स को शेयर में, तो डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपके पास डिबेंचर्स आ रहे हैं, शेयर जा रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो डिपेंड है कि प्रीमियम पर आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें। यहां पर जो मेन रहता है वो रहता है परचेज इन ओपन मार्केट। अब इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब है कि आपने अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज कर लिया, या तो आप उसे तुरंत के तुरंत कैंसिल कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, या फिर आप उसे परचेज कर रहे हो और अपने पास उसे होल्ड करके रखोगे एज अ इन्वेस्टमेंट, और जब तक आपका मन करे। फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेंचर्स लिए, तुरंत के तुरंत कैंसिल करने के लिए डिबेंचर्स आया, पेमेंट करा, बात खत्म, ठीक। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिए, फॉर एग्जांपल आपके मार्केट में डिबेंचर्स थे 10,000, ठीक है, जिसमें से आपने 2,000 डिबेंचर्स
मार्केट से परचेज करे हैं, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट, तो भाई साहब ये जो 2000 डिवेंचर्स की इंटरेस्ट आप दोगे वो एक तरीके से आपको ही मिल रही है, तो वही चीज आपको वहां मिलती है। इमीडिएट कैंसिलेशन में अब बारी बारी समझिएगा, इमीडिएट कैंसिलेशन व्हेन नो सिंकिंग फंड, ये सिंकिंग फंड का लोचा बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, और इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सारी एंट्री, ताकि जब आप सिंकिंग फंड अकाउंट बनाओगे तो वहां आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिंकिंग फंड का अमाउंट दिया होता है। अब सिंकिंग फंड एक्चुअली में होता क्या है? सिंकिंग फंड का मतलब है, आपको मालूम है एक टाइम बाद आपको डिबेंचर्स का पेमेंट करना है, तो आप एक फंड बना रहे हो और उसमें हर साल कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हो और उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहे हो। तो अगर सिंकिंग फंड की बात करी जाए तो वो एक तरीके से लायबिलिटी है, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो वो एक तरीके से एसेट्स है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपको मालूम है क्रेडिट साइड जाता है, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आपको मालूम है डेबिट साइड जाता है। आपको यह भी मालूम है कि जब एसेट्स कम होती है तो उसको हम कहां डालते हैं? क्रेडिट साइड में। जब एसेट्स बढ़ती है तो उसको डालते हैं हम डेबिट साइड में। लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी घटती है डेबिट साइड में। कोई भी प्रॉफिट हुआ बेचकर सिंकिंग फंड से और सिंकिंग फंड था तो वो सिंकिंग फंड में ही जाएगा, और कोई भी लॉस हुआ तो वो भी वहीं से देना पड़ेगा। ये कुछ एंट्रीज होती हैं जो आपको सिंकिंग फंड को बनाने में काफी मदद करेगी। तो चलिए बेटा, पहला देखते हैं इमीडिएट कैंसिलेशन। जब कोई भी सिंकिंग फंड आपने बना नहीं रखा है तो आपने सिंपल डिबेंचर्स को परचेज किया और पेमेंट कर दिया, परचेज एंड कैंसिल। तो आपने पास डिबेंचर्स आए और आपके पास से पैसा गया। तो पहली एंट्री हमने क्या करी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिबेंचर्स पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इन द सेंस कि आपने 1000 डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करे हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, लेकिन आपने परचेज करे 95 के, तो ये जो 5 का डिफरेंस दिख रहा है ये एक तरीके से क्या है? प्रॉफिट है। तो वही यहां पर कह रहा है कि अगर आपने डिबेंचर्स को मार्केट से परचेस किया बेटू और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और ये जो प्रॉफिट है इसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो देखो यहां पर कह रहा है प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, लॉस हुआ तो क्या होगा। प्रॉफिट में वो नीचे था, जाहिर सी बात है, लॉस में क्या हो गया? ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, और अगर लॉस हुआ है तो वो भी कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व से ही आएगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट तो ट्रांसफर हो रहा है, लॉस हो रहा है तो इन रिजर्व में से पैसा लॉस में डाला जा रहा है, ठीक है। On transfer of profit which would otherwise be available for dividend to debenture redemption reserve, मतलब वही कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को कहां डाल रहे हैं? DRR में, जो मैंने आपको बताया था डिविडेंड के लिए जो अवेलेबल था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब जब सिंकिंग फंड हो सर, जब सिंकिंग फंड आपको दे रखा है उस समय क्या करते हैं? उस समय सबसे पहले सिंकिंग फंड को बेचोगे। आपने सिंकिंग फंड को बेचा, आपके पास क्या आया? पैसा आया। क्या आया? पैसा आया। एंट्री क्या पास करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर सर इसको भी बेचने पर फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आपने पहले इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, यहां पे क्या रखा है? इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द सेम हैज टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अब तक प्रॉफिट या लॉस जिसमें सिंकिंग फंड नहीं था कहां जा रहा था? कैपिटल रिजर्व में जा रहा था।
अब कोई प्रॉफिट अगर लॉस हो रहा है सिंकिंग फंड को बेचने पर तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा सिंकिंग फंड में ही, प्रॉफिट सिंकिंग फंड में जाएगा, सिंकिंग फंड से लॉस को कवर किया जाएगा। देन आपने अगेन डिबेंचर्स को परचेस किया और उनको कैंसिल किया पेमेंट करके, आपको प्रॉफिट हुआ किस पर प्रॉफिट हुआ, सिंकिंग फंड को बेचने पर। प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर शैल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड था आपका, आपने डिवेंचर्स को रिडेम्पशन के लिए लिया, वहां भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहां जाएगा, सिंकिंग फंड में जाएगा। ठीक है, लॉस भी यहीं से कवर किया जाएगा और प्रॉफिट भी यहीं से कवर किया जाएगा। लास्ट में ऑन ट्रांसफर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर कैंसिल टू जनरल रिजर्व। अब डिवेंचर्स आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहां पे आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में। ये अब यहां से थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझिएगा, इससे प्रीवियस वाली जो थी वो थी आपकी जहां पे आपने डिवेंचर्स को परचेस किया इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। अब यहां पर आपने डिवेंचर को परचेस किया है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास जब सिंकिंग फंड नहीं है और आपने डिवेंचर्स को परचेस किया है तो आपके पास क्या आ रहा है, या तो आप उसे ओन डिवेंचर्स लिख सकते हो या उसे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स लिख सकते हो, और आपके पास से क्या गया, पैसा गया। ठीक, देन उसके बाद अगर सिंकिंग फंड है तो पहले सिंकिंग फंड को बेचेंगे, और ये आपको मालूम है कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो कहां जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में। ठीक है, ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट वही सेम है जो भी आपने देखी थी। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, कैंसिलेशन कर दिया बेटा, ये और ये। चलिए, प्रॉफिट हुआ सेम है, प्रॉफिट हुआ तो कहां जा रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब इससे कुछ मस्त मस्त से क्वेश्चन बता देते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इफ सिंकिंग फंड एग्जिस्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर शुड बी ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। सिंकिंग फंड की बात ही हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिंकिंग फंड पे कोई, अगर सिंकिंग फंड है और उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो कहां जाएगा, सिंकिंग फंड में ही जाएगा। अगर सिंकिंग फंड है तो कोई लॉस हुआ है, कहां जाएगा, सिंकिंग फंड में ही जाएगा। अगर सिंकिंग फंड है और डिवेंचर्स को परचेस करते समय कोई प्रॉफिट हुआ है तो भी वो फंड में ही जाएगा, लॉस हुआ है तो भी वो फंड से ही आएगा। लेकिन सिंकिंग फंड अगर है ही नहीं तो किसकी बात होगी, कैपिटल रिजर्व की। ठीक है, चलिए अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, परचेस ऑफ डिवेंचर बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मान लेते हैं हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, और एंड कब होता है, 31 मार्च। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और खत्म होता है 31 मार्च में। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो इंटरेस्ट दी जा रही है डिबेंचर होल्डर को, जो डिबेंचर इंटरेस्ट दी जा रही है वो दी जा रही है साल में 2 बार, एक 30 सितंबर को और वो एक 31 मार्च को। ठीक है, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को, बराबर है। अब लेकिन आपने जो डिबेंचर परचेस कर लिए वो कर लिए 1 नवंबर को। आपने जो डिबेंचर परचेस कर लिए वो कर लिए 1 नवंबर को। भाई उसको 30 सितंबर के बाद ब्याज कब मिलनी थी, 31 मार्च को, और आपने बीच में ही उसके डिबेंचर को क्या कर लिया, परचेस कर लिया। तो हो सकता है अक्टूबर की ब्याज जो डिबेंचर आपने परचेस करे हैं उसकी ब्याज भी तो मिलेगी उसे, और हो सकता है उसकी ब्याज का अमाउंट जितना आपने डिबेंचर्स को परचेस करने में पैसा दिया है उसमें शामिल हो। और हो भी सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इतना तो क्लियर है कि 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने की ब्याज कब मिलेगी, 31 मार्च को।
अब 30 सितंबर से 1 नवंबर यानी अक्टूबर, 1 महीना हो गया, यानी कि डिबेंचर होल्डर जो है वो 1 महीने की ब्याज के लिए एलिजिबल है। बट आपने 1 नवंबर को उसके डिबेंचर परचेस कर लिए, मान लीजिए 5,000 रुपए के, और अगर आपको कह रहा है कि ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट कम है, कम इंटरेस्ट का मतलब है इस अमाउंट में उसकी डिबेंचर शामिल है, तब क्या करेंगे, और यही कहे कि अगर एक्सक्लूड है यानी कि इस अमाउंट में उसकी इंटरेस्ट शामिल नहीं है, तब क्या करेंगे। देखो पहली बात, कम इंटरेस्ट का मतलब डिबेंचर में इंटरेस्ट शामिल है, और कम के बाद एक्स का मतलब, एक्स इंटरेस्ट का मतलब उसमें शामिल नहीं है। तो देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन लिया था आपके लिए, यही है शायद, हाँ देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा बहुत अच्छे से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। XYZ Limited has 5,000 10% debentures of ₹100 each. 5,000 10% debentures of ₹100 each. The interest on these debentures is paid half yearly on 30 जून और 31 दिसंबर। जो इंटरेस्ट है वो 30 जून को दिया जा रहा है और 31 दिसंबर को दिया जा रहा है, ठीक है। कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी सिंकिंग फंड। मुझे बताओ कंपनी ने सिंकिंग फंड बनाया होता तो बनाते समय एंट्री क्या होती, सिंकिंग फंड वाली एंट्री क्या होती, सिंकिंग फंड टू बैंक। बेच दिया होता बैंक टू सिंकिंग फंड, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट टू सिंकिंग फंड, लॉस होता तो लॉस टू सिंकिंग फंड, है ना। लॉस होता तो प्रॉफिट होता प्रॉफिट टू सिंकिंग फंड, और लॉस होता तो सिंकिंग फंड टू लॉस। किस तरीके से कवर करते हैं, ये सारी एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा आपको आना, ठीक है। चलिए अब आप आगे अगर आए, ऑन 1/4/2022 द कंपनी परचेज 500 डिवेंचर एट ₹95 ईच। डेट याद रखिएगा 1/4 यानी कि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या हुआ है, कंपनी ने 500 डिवेंचर 95 के हिसाब से खरीदे हैं, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब उस डिवेंचर्स के अमाउंट में ही, उस डिवेंचर्स के अमाउंट में ही पैसा शामिल है इंटरेस्ट का। मुझे बताओ यहां पर आपसे कह रहा है इमीडिएट कैंसिलेशन, यानी कि आपने डिवेंचर जो परचेज करे वो कैंसिलेशन के पर्पस से करे। आपके पास डिवेंचर आया, पैसा चला गया, एंट्री क्या होगी, 10% डिवेंचर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री होगी। लेकिन जरा आप मुझे ये बताओ, क्या 500 के डिबेंचर 95 में अगर ले रहे हो तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा? क्या आप 500 के डिबेंचर जब 95 में ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा? हो रहा है सर प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट भी मिल रहा है सर, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो देखो हमारा फोन लिया है जरा, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करवा दें। चलिए अब देखिए आपसे कह रहा है, हाँ जी 500 इंटू 95 का पेमेंट किया हमने, यानी कि 47,500 का, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 500 इंटू 5 यानी कि 2,500 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी रुकिएगा, जब भी आपसे कहे कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट वाले केस में ये जो प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, जुड़ी हुई है कम इंटरेस्ट में। अब यहां पर देखिए
जब उसने 1 अप्रैल को डिबेंचर परचेस करे तो क्या डिबेंचर होल्डर डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल है? यस सर, पेमेंट किया जा रहा है 30 जून को और 31 दिसंबर को, यानी कि लास्ट उसे जो पेमेंट करा गया है वो कब करा गया होगा? 31 दिसंबर को। 1 अप्रैल को हम लोगों ने उसके डिबेंचर परचेज कर लिए, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की ब्याज के लिए वो एलिजिबल है। तो ये जो हमने डिबेंचर परचेज करे हैं इस पर डिबेंचर की इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर? 500 डिबेंचर्स इंटू 100 कितना हो गया? 50,000। 50,000 के 10% ब्याज कितनी हो गई? 5,000। ठीक है, और 5,000 का 3/12 3 महीने के लिए तो हो गया 1250, यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना आ गया बेटा? 1250 यहां आ गया, 1250 यहां आ गया। देन उसके बाद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, 5 का प्रॉफिट यहां था, 500 इंटू 5 2,500 और 1250 तो 2500 और 1250 तो ये हो गया आपका 3,750। अब यहां कितना आएगा सर? यहां जो टोटल वैल्यू थी वही आ जाएगी। कितनी थी? 500 इंटू 100 तो 500 इंटू 100 500 इंटू 100 50,000। ठीक है, यहां पे आ जाएगा बीइंग डिबेंचर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। एक बार चेक कर लेंगे, 47500 प्लस 3750 ऐसे ही 50,000 प्लस 1250। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री, अप्रैल की हो गई। ठीक है, ये एंट्री होगी अप्रैल की। अब क्या हुआ है बेटू? अब सर अप्रैल के बाद क्या आएगा? जून आएगा। जून आएगा, उसके पास टोटल डिबेंचर्स थे डिबेंचर होल्डर्स के पास 5,000, जिसमें से आपने 500 डिबेंचर परचेज कर लिए। तो अब कितने डिबेंचर बचे उसके पास? 4,500। कितने बचे? 4,500। अब आपको 4,500 डिबेंचर पर इंटरेस्ट देनी है जून में, बराबर है? यस सर। एंट्री क्या पास होगी? 30 जून है, 1 जून है? 30 जून है, 30 जून। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी सर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कितनी इंटरेस्ट आएगी सर? 4,500 इंटू 100 यानी कि 45,000 का 10%। हाँ जी, तो ये आपका आ गया 45,000 का, सॉरी 45 लाख हो जाएगा ना, 45,000 टू 100 का 10%, तो ब्याज आएगी 45,000। लेकिन 6 महीने की देनी है, क्योंकि साल में 2 बार दी जा रही है, तो 6 महीने की आ जाएगी 22,500। 22,500 बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पे। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है ऑन 1/10 का मतलब अक्टूबर, ऑन 1 अक्टूबर 2022 द कंपनी परचेज 600 डिवेंचर एट ₹90 ईच एक्स इंटरेस्ट वाला केस है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब अब इसमें ब्याज शामिल नहीं है, यानी कि अब यहां ऐड नहीं होगा, अब यहां ऐड होगा, अब यहां ऐड होगा। ठीक है, चलिए तो एंट्री क्या होगी? 1 अक्टूबर आपने डिवेंचर्स लिए, गर्मी 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 गर्मी, हाँ जी, तो अब आपके पास डिवेंचर्स आए 10% डिवेंचर्स
10% डिबेंचर्स अकाउंट DR और आपने पेमेंट करा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए आपने कितने डिबेंचर लिए हैं? 600 डिबेंचर लिए हैं 90 के हिसाब से, यानी कि आपने पेमेंट कितना करा? 54,000। लेकिन इसमें डिबेंचर्स भी आएगा। पहले आप ये बताइए कि जब 600 डिबेंचर्स लिए 90 के हिसाब से तो क्या उसे प्रॉफिट हुआ है? यस सर, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट भी आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना प्रॉफिट हुआ है सर? प्रॉफिट अभी हम निकालेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट भी है यहां पर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR। देखिए बेटा, 600 डिबेंचर्स लिए हैं इंटू 100 के हिसाब से काउंट करेंगे तो 600 इंटू 100 हो जाएगा 60,000। 600 इंटू 100 60,000 हो जाएगा। 60,000 का 10% हो गया 6,000। उसने 1 अक्टूबर को परचेस किया, यानी जून के बाद 1 अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 महीने उसने अर्न कर लिए। तो साल की 6,000 है तो 3/12 यानी कि 1500। तो डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी हो गई? 1500। कितनी हो गई? 1500। उसके बाद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना आया? 600 को 90 में करना था लेकिन 10 का फायदा हो गया, तो 600 इंटू 10 यानी कि 6,000 आ गया यहां पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में। 600 इंटू 100 यहां आ जाएगा 60,000। और ये जो आपका है फायदा, ये अब बैंक वाले में जुड़ जाएगा। आपने 600 इंटू 90 यानी 54,000 प्लस 1500 तो 55,500। 55,500 ये आपको याद रखना है बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कम इंटरेस्ट वाले में प्रॉफिट में शामिल करते हैं और एक्स इंटरेस्ट वाले में बैंक वाले अमाउंट में हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब अगली डेट आ गई शायद 31 दिसंबर वाली। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब देखो 5,000 डिवेंचर्स थे जिसमें से 500 तब कर लिए और 600 तब कर लिए, यानी कितने रह गए अब? 3,900। तो 3,900 इंटू 100 करेंगे तो 3,90,000। कितना हो गया? 3,90,000। 3,90,000 का 10% करेंगे तो यह आएगा 39,000। इसका अगर 10% करेंगे तो ये आएगा 39,000 और 6 महीने तो यानी कि 19,500। कितना आएगा? 19,500। ये हमारा अमाउंट आ गया 19,500। कैसे आया? 5,000 में से 500 वो गए, 600 यानी 1,100 चले गए, डिबेंचर बचे 3,900। 3,900 डिबेंचर्स पर 100 का मल्टीप्लाई तो 3,90,000। 3,90,000 का 10% यानी कि 39,000 और 39,000 का अगर आप हाफ करोगे 6 महीने तो वो आपका आ जाएगा 19,500। अब सिंपल आपको क्या करना है? आपको जो भी प्रॉफिट मैंने बताया था उस प्रॉफिट को सीधा सीधा क्या करना है? ट्रांसफर करना है। अब बताओ, जब प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो कहां होगा और किस तरीके से होगा? सबसे पहले मुझे बताओ, पहले हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर की इंटरेस्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर की इंटरेस्ट। इनका क्लोज कब हो रहा है बेटा? हाँ जी, चलिए, तो आपको यहां साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे बताओ, जब हम डिबेंचर की इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, यानी कि एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। हमें जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कितनी थी डिबेंचर इंटरेस्ट, कहाँ कहाँ थी देखो, यहाँ थी 1250 की, उसके बाद 22,500, उसके बाद 1500, उसके बाद 19,500, यानी कि ये आ रही है 44,750 रेशन आ जाएगा बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको यहां दिख रहा है कि जब जब प्रॉफिट हुआ है तब तब हमने क्या करा है, उसको यहां हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो बेटू हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो 31 दिसंबर, अगर सिंकिंग फंड होता तो कहां ट्रांसफर करते, सिंकिंग फंड में करते। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डिबेंचर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा, देखो आपको प्रॉफिट हुआ है, पहले हुआ है 3,750 और फिर हुआ है 6,000। ये 6,000 अपने आप में एक वैल्यू है, खुश हो जाते हैं सब लोग इसका नाम सुन के। तो 6,000 और 3,750 यानी कि ये आपका आ जाएगा 9,750। उसके बाद आप चाहो तो सरप्लस का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, जो डिवेंचर हमने परचेस करें तो उनका पेमेंट करने के हिसाब से। चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हाँ क्वेश्चन से पहले आपको मैं कुछ और चीज़ें बता दूं। ये मैंने समझा ही दिया था। ये देखिए सिंकिंग फंड का पूरा लॉजिक मैंने लिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एनुअल कंट्रीब्यूशन, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा एनुअल कंट्रीब्यूशन। एनुअल कंट्रीब्यूशन का मतलब साल में आपने कितना लगाया, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकलकर कहां जाएगा, सिंकिंग फंड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो किससे बेच के हुआ है, इन्वेस्टमेंट से ही तो हुआ है, इन्वेस्टमेंट को बेच के ही हुआ है। तो वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, सिंकिंग फंड में। और कहां से ट्रांसफर होगा, सिंकिंग फंड से। लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, सिंकिंग फंड में होगा। लेकिन पहले आप ये जो इंटरेस्ट वाला फंडा करते थे, अब इस फंडे को नहीं करना है। जो ब्याज मिल रही है वो कहां क्रेडिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रीमियम पेड ऑन डिबेंचर, अगर सिंकिंग फंड से प्रीमियम पेड किया गया है तो पहले तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू बैंक, और फिर इस सिंकिंग फंड को कहां डालेंगे, प्रीमियम के हिसाब से। ठीक है, सिंकिंग फंड में से पैसा प्रीमियम। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे से। इफ द सिंकिंग फंड क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉन क्यूमुलेटिव, देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज, जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रही है सिंकिंग फंड से, उसे कहां डालोगे, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंपनी परचेज 1,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹97, कम इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि इंटरेस्ट उसमें ही इंक्लूड है। On 1 May 2023, the company has the practice to close its book of account on 31st December every year. Interest on debenture is payable on half yearly, 30 जून को और 31 दिसंबर को। In this purchase, the amount to be debited to debenture redemption account. डिबेंचर रिडेम्पशन में कितना अमाउंट जाएगा, देखो जब आप डिबेंचर को परचेज करते हो तो जो आपके पास डिबेंचर आ रहा है वो रिडेम्पशन के लिए तो आ रहा है, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट DR, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR,
टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो यहां आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा सीधा कितना परचेज करा है 1000 इंटू 100 कर दो 1 लाख, ये आंसर भी हो सकता है, या आप क्या करो सीधा सीधा 3 का ये प्रॉफिट है तो 1 लाख में से 3000 तो ये माइनस हो गए, कितना बचा 97,000। और उसके बाद जो ब्याज है, ब्याज कितना है बेटा, हमने कब परचेस किया है 1 मई को, 1 मई से पहले ब्याज कब मिली होगी दिसंबर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने की ब्याज। तो 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख, 1 लाख का 12% 12,000, 12,000 का 4/12 तो ये आ गया 4,000। तो 4,000 और माइनस कर दो तो इसका 93,000 भी कर सकते हो, यानी कि दोनों ही आपके आंसर सही है। आप चाहे तो ए कर सकते हो, आप चाहो तो सी कर सकते हो बेटू। नेक्स्ट, if debenture are issued by a company at a discount it is prudent to write off the discount। वो तो आप पूरे लाइफ टाइम में कर सकते हो, सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR लिमिटेड हैड इशू रुपीज 1 लाख 8% डिबेंचर ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। TDS आपको दे रखा है 10%। द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर यानी कि पहली एंट्री पूछ रहा है आपसे क्या होगी। देखो बेटा बहुत ही सिंपल, 1 लाख का 8% कितना हो गया 8,000। ये 8,000 तो सर पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना हो गया 4,000 हो गया। लेकिन इस 4,000 में से टैक्स भी तो डिडक्ट हो रहा है, कितने का 10% का। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR, सॉरी गलत होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर और टू TDS। डिबेंचर इंटरेस्ट में 4,000 आएगा क्योंकि 6 महीने का है, डिबेंचर होल्डर में 4,000 का 10% 400, तो डिबेंचर होल्डर में 3600 और TDS में यानी कि इनकम टैक्स पेबल में 400। तो एंट्री देखते हैं कौन सी सही है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये नहीं होगी, गलत है एंट्री। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट दिया 4,000, डिबेंचर होल्डर 3600, हाँ ये सही है। सही आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, when debenture are issued at a discount and are redeemable at a premium, which of the following account is debited at the time of issue। issue करते वक्त आप किसको डेबिट करोगे, देखो डिबेंचर्स को डेबिट तो करोगे ही नहीं इशू करते वक्त, क्योंकि ये तो आपके पास से जा रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को CR में डालते हैं, हम लोगों ने देखा है। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने देखा ही नहीं है, यहां सीधा सीधा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्काउंट भी आ जाए और प्रीमियम भी आ जाए तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों का लॉस जोड़कर टोटल लॉस हो गया, तो उसे हम यहां पर लॉस के रूप में शो करते हैं, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द सिंकिंग फंड इज नॉन क्यूमुलेटिव, ये वही क्वेश्चन है अभी क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार देख लो। बिल्डिंग परचेस करी थी, इसमें 25 लाख था, एंट्रीज के हिसाब से मैंने पूरा आपको समझाया था। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है तो ये आपका एक कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस है तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट में से ही राइट ऑफ होगा। The amount of remaining invested or deposited in the specified security shall not at any time fall below। क्या बताया था, हाँ ये और याद रखिएगा कि आपने उसका 15% तो करना ही करना है। मतलब सर, मतलब जो आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 15%, पहली बात तो इसका आंसर 15% होगा। बट इन केस अगर किसी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई, 15% से भी कम हो गई, तो आपको 15% तो मेंटेन करके चलना ही है, 15% आपको अगेन लगाना पड़ेगा।
SS लिमिटेड परचेज ₹15,000 8% ओन डिवेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच ऑन 30 सितंबर एट ₹960 कम इंटरेस्ट। अब इसमें भी इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है। इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर द अमाउंट डेबिटेड टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट एट द टाइम। अभी मैंने आपको बताया दो ऑप्शन, यानी कि ये तो लिख ही सकते हो आप, लेकिन यहां पर आप मोस्टली क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 15,000 की चीज आपको कितने में पड़ी बेटा। सबसे पहले देखो 15,000 रुपए टोटल था और वैल्यू थी 1,000, यानी कि कितने डिबेंचर हैं, 15 हैं। 15 इंटू 960 करा, 15 इंटू 960 करा तो ये आया आपका 14,400 प्लस इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट शामिल है तो उसे भी मैं माइनस कर दूं। कब खरीदा है, ये खरीदा है तो 30 सितंबर को खरीदा है। लास्ट ब्याज कब दी होगी, 30 जून को, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की ब्याज। तो 15,000 का 8% 1200, 1200 इंटू 3/12 तो 300 और माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ गया आपका 14,100, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। दोबारा समझ लो, पहले तो हमने 1000 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाला, नंबर ऑफ शेयर आ गया 15, फिर मल्टीप्लाई किया 960 से तो ये आ गया 14,400, फिर हमने 15,000 का 8% 1200 और 3 महीने के हिसाब से यानी 3/12 किया तो 300 आया, तो उसको माइनस करने के बाद ये भी आप कर सकते हो। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया था, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड इशू 10% 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% एंड विच आर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो बेटा 8% का डिस्काउंट है और 5% का प्रीमियम है, तो टोटल जो लॉस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 13% बन रहा है। 13% नाक से गाने का हो, हाँ 13% बन रहा है। अब टोटल वैल्यू क्या है, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 यानी कि एक ये आ गया आपका 10 लाख। ये कितना आ गया बेटा, 10 लाख आ गया। अब 10 लाख का 13%, 10 लाख का 13% हो जाएगा 1,30,000। कितना हो जाएगा, 1,30,000। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे 1,30,000, ठीक है। चलिए आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, when debenture are issued as collateral security the account to be debited to record in the books। रिकॉर्ड करनी है तो क्या करते थे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, और बैलेंस शीट में डिबेंचर सस्पेंस कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, तो वही हम करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद ये अभी आपने वही देखा जो हमने ट्रांसफर किया था कैपिटल रिजर्व में, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा ये वो वाला था, अच्छा हाँ, देखो एक क्वेश्चन मैंने और लिया था बढ़िया सा, जिसमें बच्चों को सिंकिंग फंड वाले में दिक्कत आती है, तो उसके हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी यहां से करेंगे, चलिए देखिए, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द कंपनी ऑफ अ बुक अनलिस्टेड कंपनी अदर देन, ये ध्यान रखिएगा, AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, NBFC, इनको आपका जो DRR है वो जरूरी नहीं है। अब आपने जो करा है 6% के मॉर्गेज है, 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको दे रखा है, डिबेंचर को रिडीम करने के पर्पज से 5,000 का बैलेंस दे रखा है। इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है कितने रुपए का, 15,000 का, जिस पर ब्याज है आपकी 4%, जो कि आपको 31 दिसंबर को मिला है, ठीक है। बैंक बैलेंस आपको कंपनी में दे रखा है 90,000 का।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू दिसंबर 31 2022 तक की आपने इंटरेस्ट पेड कर दी है। ऑन 28 फरवरी 2023 द इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज एट पार एंड द डिबेंचर वर पेड ऑफ एट 10.1। 10.1 का मतलब है कि आपने 1 लाख के जो थे और 0.1 1,01,000 रुपए का पेमेंट किया है आपने टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी भी सिंकिंग फंड को बेचते हो तो आपके पास पैसा आएगा, बराबर है? यस सर। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितने का बनेगा सर? 10% का बनेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। यानी कि आपको साल की शुरुआत में ही क्या देखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा कहां डालना पड़ेगा? DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ट्रांसफर कर दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। अब आपने इसको कितना ट्रांसफर करना था सर? कहां गया? 10,000 इंटू 10, यानी कि 1 लाख रुपए का 10%। तो 1 लाख रुपए का 10% कितना होगा? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 होगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि 5,000 तो उसमें पहले से ही पड़ा हुआ है। 5,000 रुपए उसमें पहले से ही पड़े हुए हैं। तो अब आपको एक्चुअल और कितना डालना है? सिर्फ 5,000 डालना है। तो 5,000, ठीक है। एक काम करते हैं, अकाउंट बना बना के मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, DR, और ये आपका CR, ठीक है। ये आपका डेट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका डेट, ये आपका पर्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि DRR में 5,000 रुपए तो पहले से ही पड़े हुए हैं। तो DRR में जब 5,000 रुपए पहले से ही पड़े हुए हैं तो मुझे आप बताओ DRR एक एसेट्स की तरह देखते हैं या लायबिलिटी की तरह देखते हैं? लायबिलिटी की तरह देखते हैं। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना? 5,000 कहां जाएगा? यहां जाएगा। 2023 1 जनवरी। बहुत ध्यान समझना, सिंकिंग फंड वाला भी कभी कभार आता है तो आपको इससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बैलेंस था? बाई बैलेंस BD कितना बेटा? 5,000 था। कितना था? 5,000 था। 5,000 था। अब आपने 5,000 कहां से लिया? प्रॉफिट एंड लॉस से लिया। 5,000 कहां से लिया? प्रॉफिट एंड लॉस से लिया। तो जब आपने 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर किया होगा तो एंट्री आपने क्या पास करी होगी? आपने एंट्री पास करी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। अब यहां पर DRR कहां पे आ रहा है? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो इसके अकाउंट में यानी कि लेजर में कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड डालेंगे। लेकिन किसके नाम से? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 5,000 रुपए। कितनी तारीख को? 2023 1 जनवरी।
अब यहां हो गया ये 10,000। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। अब जब आपने पेमेंट कर दिया होगा, जब आपने पेमेंट कर दिया होगा तो ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अमाउंट था इसको वापस से कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। जो हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अमाउंट था उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कब करेंगे, जब पेमेंट करा। पेमेंट कब करा है सर, 28 फरवरी को। कब करा है, 28 फरवरी को पेमेंट करा है। तो यहां पर 2023 28 फरवरी, ठीक है। एंट्री क्या बताई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। डीआरआर कहां आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, तो यहां भी डेबिट साइड में ही आएगा, लेकिन किस नाम से, टू जनरल रिजर्व। कितना पैसा था बेटा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, सर ये था 10,000 रुपये। तो ये आपको 10,000 रुपये यहां पर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का अकाउंट, ठीक है। और कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का बन सकता है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट का बना दे रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समझ तो जाओगे आप, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। चलिए, डिंग 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 डिंग, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये आपका डीआर साइड और ये आपका सीआर साइड, ठीक है। अब ये आपका डेट, ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका अमाउंट। ये आपका अगेन डेट, ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका अमाउंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपसे कह रहा है कि इन यहां पर देखो अच्छे से, अब यहां पर आप ये देखो कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट है आपको साल में, यानी कि 1 जनवरी में अगर आप देखोगे कितना दे रखा था बेटा, 15,000 दे रखा है। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कितना दे रखा है, 15,000 1 जनवरी को, साल की शुरुआत में। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स मान सकता हूं मैं, और एसेट्स का ओपनिंग, अरे कहां जा रहे हो भाई, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 2023 साल की शुरुआत में 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी कितना था, 15,000 था, यस सर 15,000 था। अब आपने इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, आपने इस इन्वेस्टमेंट को 28 फरवरी को बेच दिया। एंट्री क्या होगी, आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहां आ रहा है, सीआर साइड में। कितने का बेचा होगा, 15,000 का, ठीक है ना। जो आपको उस पर प्रॉफिट होगा वो बात की बात है। 2023 कितने का बेच दिया, इंटरेस्ट मिलेगी 4%, 28 फरवरी को बेच दिया बाई बैंक। कितना आ गया बाई बैंक अकाउंट, 15,000। अब आप लोगों के लिए जो मेन अकाउंट है जो थोड़ा दिक्कत देगा वो है बैंक अकाउंट। तो पहले मैं उसे जरा समझा देता हूं। बैंक अकाउंट इसे हम क्लोज कर दे रहे हैं, 15,000 यहां, 15,000 यहां, ठीक है। बैंक अकाउंट फॉर्मेट सेम रखेंगे, डिंग 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 डिंग, ठीक है। ये आपका डीआर और ये आपका सीआर। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर
अमाउंट। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है कितना दे रखा है, 90,000। 90,000 आपके बैंक अकाउंट में पहले ही पड़े हुए हैं। बैंक को आप एक एसेट्स की तरह लोगे या लायबिलिटी की तरह लोगे? भाई बैंक का बैलेंस आपका ही बैलेंस है एक तरीके से, तो 90,000 क्या है, ये आपका बैलेंस है। अब आपका बैलेंस डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? सर ये जाएगा डेबिट में। 2023 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी कितना है बेटा, 90,000 रुपए। ठीक है, यस सर, ठीक है। अब जब आपने डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट को बेचा था तो पैसा आया था, एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा आया, बैंक डेबिट हुआ था। कब बेचा, 28 फरवरी को। किसके नाम से आया होगा, टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ही लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। कितना आया, 15,000। लेकिन सर 4% की ब्याज मिल रही थी सालाना। आपने जनवरी में क्लोज किया, 31 दिसंबर क्लोज किया, जनवरी और फरवरी में 28 फरवरी को बेचा, तो 2 महीने की ब्याज 15,000 का 4% और 2 महीने की ब्याज 0.00001 सॉल्व कर ले रहे हैं ना, 15,000 का 4% इंटू 2/12, तो ये आ गया 100। यानी कि आपको 100 रुपए की क्या मिली, ब्याज मिली होगी। इसके साथ एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड जो था आपका, यहां पे इन्वेस्टमेंट आ गया, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट आ गया, उसकी इंटरेस्ट है ये, तो 2 फंड इंटरेस्ट 100 आ गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। आपने पेमेंट करा है सर, आपने डिबेंचर होल्डर्स को कितना पेमेंट करा है, 1,01,000 रुपए। कितना, 1,01,000 रुपए। एंट्री क्या पास हो रही होगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कब पेड किया है, 2023 28 फरवरी को। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो यहां क्या आ जाएगा, बाई डिबेंचर होल्डर। कितना, 1,01,000 रुपए आप दे रहे हो। सर साल शुरू हुई हमारी 1 जनवरी को और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया है 28 फरवरी को, यानी कि ये जो 1,00,000 रुपए के डिबेंचर हैं, इन पर ब्याज भी तो देनी पड़ेगी 2 महीने की, डिबेंचर की इंटरेस्ट भी तो दी होगी। एंट्री क्या करी होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक करी होगी। अब कितनी इंटरेस्ट आपने दी, कितनी इंटरेस्ट थी, 6% की ब्याज। तो इसका 6% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 1,00,000 का 6%, 6,000 साल का, तो 6 महीने का 3,000 और 3 महीने का 1,500, यानी कि 1 महीने का 500 आ रहा है, तो 2 महीने का कितना हो गया, 1,000 रुपए। तो बाई डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, 1,000 रुपए। कब दी, 28 फरवरी को। अब जरा बैलेंस कर लेते हैं, 90,000 प्लस 15,000 प्लस 100, तो ये आपका आ गया इधर का 1,05,100 आ गया। अब इधर करते हैं 1,01,000 प्लस 1,000, तो यहां बैलेंस आ गया बाई बैलेंस CD, यानी हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रह रहा है अभी, ये रह रहा है हमारा 3,100 का, यहाँ क्लोज हो गया 1,05,100। ठीक है, तो ये मेन 3 अकाउंट थे। बाकी आप चाहो तो डिबेंचर इंटरेस्ट का भी अकाउंट बना सकते हो, 2 ही एंट्री होगी, एक डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट।
तो एक साइड जब आप करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, तो डेबिट साइड में टू बैंक डाल देना, कितने से 1000 से, और एक जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट यहां पर सीआर में आया तो उसके अकाउंट में भी सीआर में प्रॉफिट लॉस में 1000 डाल देना। बात करी जाए अगर आपकी सिर्फ डिबेंचर्स की, तो पहली एंट्री बैलेंस ट्रांसफर करने की 1 जनवरी को 1 लाख रुपए, डिबेंचर एक लायबिलिटी है तो पहले सीआर में डालेंगे, फिर हमने उनका पेमेंट कर दिया तो वो खत्म हो गया, तो 1 लाख से वहां बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ये आपका प्यारा सा बेहतरीन सा जो चैप्टर था डिबेंचर्स का, वो हमने आज पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको करना है। देखो बेटा, सिंकिंग फंड वाला बहुत अच्छे से कर लेना। सिंकिंग फंड में क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकते हैं कि आपका सिंकिंग फंड में आपने इतना इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में इतनी वैल्यू है, तो वहां पे आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है। सिंकिंग फंड एक लायबिलिटी है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है, उसी के हिसाब से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि सिंकिंग फंड को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैलकुलेट करो। उसमें आपको सिंकिंग फंड की एक वैल्यू दे रखी होगी जो लगाया होगा, और इस समय जो मार्केट वैल्यू है आपको वो पता करना पड़ेगा। जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे उसी अमाउंट से निकालोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सिंकिंग फंड प्लस कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट वाला बेटा बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आपका ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो। 6 केसेस आपको याद होने चाहिए, डिबेंचर की इंटरेस्ट वाला फंडा आपको याद होना चाहिए, उसकी एंट्री बेसिकली याद होना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो डीपीपी आपको प्रोवाइड करी जाती है उसमें और अच्छे क्वेश्चन डाले जाएं, ताकि ये जो चैप्टर है वो आपका 1 नंबर अच्छे से क्लियर हो। तो बेटा ये था आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, और यहां पे हम लोगों ने 2 चैप्टर आपके फिनिश करे हैं। एक आपका करा हमने शेयर्स वाला, एक हमने करा डिबेंचर्स वाला। अगली वीडियो जो मैं लाने वाला हूं वो आपका ऐसा चैप्टर जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, वो करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना। लव यू सो मच, मिस यू, गब्बर सर, गब्बर आर्मी, बाय बाय। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डाउट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन न को, जब गब्बर सर साथ में तभी मजा आएगा ना। चलिए।